सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने में काम आता है। सिस्टम ऑफ चार्जेस हो सकता है कि दो चार्जेस हो, Q1 एंड Q2, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, तो उसको कैलकुलेट कर सकता है। या फिर कोई भी दूसरे चार्जेस जो अंडर द ग्रेविटी में भी हो सकते हैं, इसके ऊपर ग्रेविटी का भी इफेक्ट हो सकता है, फ्रिक्शन का भी इफेक्ट हो सकता है। पेंडुलम के अंदर भी वो कुछ मास रहे होंगे और मास रहा होगा तो उनके पास हो सकता है चार्जेस हों। तो वहां पर भी हम लोग इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्रिक्शन, पेंडुलम के साथ भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को रिलेट कर सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स होते हैं उन ट्राइंगल वर्टेक्स के ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, चार्जेस को रख सकते हैं। और चार्जेस को रखेंगे, अगर वहां पर प्लेस करेंगे तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होगा तो वहां से भी हमें फोर्स मिलेगा। तो मेनली ये फोर्स निकालने में काम आता है, बट किस किस सिस्टम के लिए काम आएगा वो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा। एक तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर फोर्सेस निकालने में काम आया। दूसरा हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा नेचर ऑफ फोर्स है, मतलब फोर्स अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है, ये भी हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। और कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके बारे में भी हम लोग बता सकते हैं, किसको यूज करके, कूलम्ब्स लॉ को यूज करके। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ है क्या जी यार? कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या बोलते हैं, जो कूलम्ब साहब थे तो उन्होंने बोला कि आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स मिलेगा। कब? जब दो चार्जेस स्टेशनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब स्टेशनरी चार्जेस रहेंगे तभी हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में स्टेशनरी चार्जेस रहना जरूरी है। दो चार्जेस अपने पास है, Q1 है, एक Q2 है। तो जो Q1 Q2 अपने पास दो चार्ज है, वो किसी डिस्टेंस पे रखे हुए आर पर, तो हम लोग बोल देंगे जो फोर्स मिलेगा हमें, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा यही फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो यहाँ से अपने पास फोर्स की दो रिलेशन मिलते हैं कि फोर्स एक बार तो रहेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 के, और दूसरी बार ये रहेगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगी। और अब मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला बनता है क्या, F इक्वस टू, यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आएगा जिसको हम लोग K कांस्टेंट बोलते हैं, और वो आएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि मेरे पास इसकी वैल्यू मिली फोर्स की। ये फोर्स हो सकता है रिपल्शन टाइप का हो और हो सकता है अट्रैक्शन टाइप का हो। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अपने पास कि अगर ये पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता तो रिपल्शन फोर्स लगता। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर फोर्स कैसा लगता है मेरा, अट्रैक्शन टाइप का फोर्स। तो फोर्स अट्रैक्शन टाइप का होगा या फिर रिपल्शन टाइप का होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अपने पास नेचर ऑफ द टाइप ऑफ के ऊपर, कि फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में लगेगा, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लगेगा। जो फोर्स सेम नेचर के होते हैं उनको हम लोग लाइक चार्जेस बोलते हैं, और जो डिफरेंट नेचर के होते हैं उनको हम लोग अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। हम लोग इस के कांस्टेंट जो हमें मिला, इस के कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो के कांस्टेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में, Q1 एंड Q2 के बीच में, Q1 एंड Q2 के बीच में मीडियम मेरे पास क्या है, मीडियम हो सकता है एयर हो सकता है वाटर हो सकता है ऑयल हो। इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ प्रेजेंट मीडियम के ऊपर। ठीक है, और उसी वजह से के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से इस k की वैल्यू भी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस k को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में हम लोग जानते हैं 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू अपने पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट अगर मैं निकालूंगा, अगर मुझे के की यूनिट पता है तो मुझे इसकी भी यूनिट पता हो सकती है। तो अगर मुझे के की यूनिट पता है, के की यूनिट निकालने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे इस फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर मैं एफ की यूनिट इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं एफ की यूनिट पुट करता हूँ कुछ, तो एफ की यूनिट आएगी न्यूटन इक्वल्स टू के की यूनिट आई, और मेरे पास आया चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एक और कूलम है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और आर की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से के की यूनिट जो आएगी वो निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब एप्सिलॉन नॉट इस साइड पे जाएगा तो मेरे पास इसकी यूनिट निकल के आएगी क्या? इसकी यूनिट निकल के आएगी सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से यूनिट लगा सकते हैं कितनी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इससे हमें के की भी यूनिट पता चल गई। के की यूनिट हमारे पास हुई कौन सी वाली? ये वाली अपने पास के की यूनिट आई। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, जब मैंने 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, मुझे के मिलेगा। और के की वैल्यू जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 10⁻⁻12, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा पूरी टर्म्स को, -12 है ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 9 इंटू 10⁻9। और ये जो वैल्यू मुझे मिली, इसकी एसआई यूनिट अपन लोग जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आया। तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास अब फॉर्मूला बना F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज की एसआई यूनिट होगी हमारे पास कूलम, बट चार्ज की सीजीएस यूनिट भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलम होती है। स्टेट कूलम मेरे पास चार्ज की सीजीएस यूनिट है। स्टेट कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1 कूलम इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। ये मेरे पास यहाँ पे रिलेशन होता है। तो इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हम लोगों ने फॉर्म पढ़ी थी अभी जस्ट, कि एफ इक्वल्स टू मेरे पास में के लिखो या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखूं, ये मेरा मैग्नीट्यूड देगा। बट अगर मुझे डायरेक्शन की जरूरत है, मुझे वेक्टर फॉर्म की जरूरत है, तो फिर मैं किस टाइप से निकालूंगा वो हम लोग देखते हैं। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने क्या बना दिया यहाँ से, एक y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में लिया, ये अपना ओरिजिन है, और यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर बनाया मैंने कि एक चार्ज रखा हुआ है Q1 इस R1 पोजीशन वेक्टर पे, और दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2 इस R2 पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है, और ये चार्ज मेरे पास इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अगर Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो मैं उसको बोलता हूँ F21। F21 का मतलब क्या है? कि फोर्स ऑन दी चार्ज Q2 बाय द चार्ज Q1। और वही उसी टाइप से सेम अगर यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि कौन लगा रहा होगा? Q2 लगा रहा होगा किसके ऊपर? Q1 के ऊपर। तो मैं उसको लिखूंगा F12, दैट इज इक्वल टू व्हाट? कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है, हमने इन दोनों चार्जेस को क्या माना? अभी सेम या लाइक चार्जेस माने, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। इस वजह से मैंने फोर्स को क्या दिखाया? दूर जाते हुए, मतलब रिपल्शन टाइप का दिखाया। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि F12 इक्वल टू क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2। और ये जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स R21 के। मतलब अगर मेरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला F21, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या रहा होगा? वो रहा होगा R12।
R12 मेरे इस केस में रहेगा। अगर मेरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो फोर्स 1 2 है, तो उसके डायरेक्शन में ही मेरे को क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, यूनिट वेक्टर वो रहेगा मेरे पास रहेगा R21 मेरे पास यूनिट वेक्टर रहेगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ही आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जब भी अपन लिखेंगे F12 मैंने लिखा तो यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, R21, उसका भी डायरेक्शन वही रहा होगा जो F12 का है। तो आगे जब हम लोग लिखेंगे इसको तो पोजीशन के साथ लिखेंगे या फिर यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे। देखो आप जानते हो यूनिट वेक्टर अगर मैं R21 लिखता हूँ तो उस केस में R वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आता है 21 का, मतलब ये वाली चीज हम लोग जानते हैं, वेक्टर्स में आपने पढ़ी है। यहाँ से फोर्स अगर मैं 1 2 लिखता हूँ तो फोर्स 1 2 का मतलब क्या हुआ कि वही के Q1 Q2 अपॉन R21, और यहाँ पे भी एक वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया डायरेक्शन के लिए, वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है 21। ये 21 ही क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो 21 वाला वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में अपने पास फोर्स लग रहा है, ये वाला। ये मेरे पास R कौन सा है, 21 है। R21 एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर फोर्स 1 2 के लिए लिखते हैं R21, और R21 का मतलब क्या होता है, देखो R21 का मतलब होता है 21, इसका मतलब ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा। तो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं 1 - 2 इस टाइप से लिखता हूँ, वो जो एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। तो F12 ये मेरे पास ये फॉर्म आती है। यहाँ से इस यूनिट वेक्टर की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ये मैंने लिखा। जब इस मैग्नीट्यूड को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्यूब मिलेगा और ऊपर सिर्फ R21 वेक्टर मिलेगा। R21 वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि R21 वेक्टर, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 वेक्टर लिखा हुआ है, तो R21 वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक, क्योंकि हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। R21 जो रहा होगा वो R1 माइनस क्या रहा होगा, R2 रहा होगा, क्योंकि ये वाली पोर्शन होती है फाइनल और ये वाली होती है मेरे पास इनिशियल। तो फाइनली मुझे कहाँ जाना है, 1 पर जाना है, और इनिशियली मैं कहाँ से चल रहा हूँ, 2 से। मतलब यहाँ अगर बात करो आप तो आपको इस पॉइंट से चलना है इस पॉइंट तक। तो ये इनिशियल होगा मेरे पास और ये फाइनल होगा। तो फाइनल कौन सा हुआ, R1 वेक्टर हुआ, और इनिशियल कौन सा हुआ, R2 वेक्टर हुआ। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, R1 माइनस R2 लिखा। तो हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म जो आएगी वो इस टाइप से आएगी। यहाँ पर हम लोग R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे किसका, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का। ये हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्यूब हो जाएगी। तो ये बहुत बार वेक्टर्स का जो फॉर्म है वो आपके मल्टीपल चॉइस वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, और जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी इसकी फॉर्म बन सकती है। सिमिलरली यही अगर मैं बात करूं किस केस में, जो फोर्स लग रहा है अपने पास, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से कौन सा कहलाएगा, F21। तो फिर उस केस में पोजीशन वेक्टर कौन सा आएगा मेरे पास, पोजीशन वेक्टर आएगा इस उसी डायरेक्शन का जो कि कौन सा है, R12। तो यहाँ आप देखोगे तो F21 इक्वल टू मेरे पास ये आया और पोजीशन वेक्टर आया R12। R12 को अगेन मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही फाइनल माइनस इनिशियल करके लिख सकता हूँ। तो R12 अगर मैं लिखूंगा इधर, R12 अगर मैं लिखूंगा तो R12 आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, है ना। सिमिलरली हम लोग लिख लेंगे ये वाली फॉर्म, R12 वेक्टर जो कि किसके अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर है, और ये फोर्स जो भी रहेगा उसका डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यू लिखी। R12 की जगह हम लोगों ने लिखा क्या, R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा क्यूब, और ये ऊपर वाला मेरे पास वैल्यूज बचेगी। जब मैं इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिखूंगा तो ये वाली पॉइंट मेरे पास आएगा और मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा ये वाला। अब इसमें ये तो हमारे पास आई वेक्टर फॉर्म दोनों केस में, मैंने आपको F12 भी बताया और आपको F21 भी बताया, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसका डायरेक्शन आप देखो, इसका डायरेक्शन है ये वाला और इसका डायरेक्शन है ये वाला। मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आपको इसका डायरेक्शन ये है और एक का डायरेक्शन इस टाइप से है, तो मैं माइनस साइन लगा दूंगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों इक्वल है,
मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों इक्वल है, बट डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है, इस वजह से हम लोग माइनस लगा सकते हैं। उसी टाइप से पोजीशन वेक्टर को भी अगर मैं देखता हूँ तो पोजीशन वेक्टर का भी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस वजह से ये माइनस साइन आया है। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो ये इक्वल है, बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस वजह से हम लोग ये वाली चीज लिख सकते हैं। मतलब F12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज क्या बोल सकते हैं, F21 वेक्टर। कुछ इंपोर्टेंस और इसमें है क्या, कि जो फोर्स लगेगा हमारा वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस के लगेगा। मतलब अगर ये चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो यहाँ पर ये जो लाइन ज्वाइन का हम लोग कर रहे हैं इसके अलोंग ही फोर्स लगेगा। हो सकता है फोर्स इधर लगे और हो सकता है कि फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगे, पर जो भी फोर्स लगेगा हमेशा वो कैसा लगेगा, अलोंग द लाइन। वो इधर भी लग सकता है और इस डायरेक्शन में, मतलब वो अट्रैक्शन टाइप का भी हो सकता है और वो रिपल्शन टाइप का भी हो सकता है, बट वो अलोंग द लाइन ही लगेगा हमेशा फोर्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेचर उसका रहेगा रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव, बट रिपल्सिव कब रहेगा, जब लाइक चार्जेस होंगे, और अट्रैक्शन कब रहेगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे। मतलब पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो यहाँ पर रिपल्शन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव लूंगा तब भी रिपल्शन आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव लूंगा तो अट्रैक्शन आएगा। ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, दो डिफरेंट मतलब चार्जेस हमारे पास दो अलग अलग है, ठीक है। और इसका नेचर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि रिपल्शन हो पर फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और अट्रैक्शन हो फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसी वजह से, यही दो तीन रीजन की वजह से हम लोग इसको बोल देंगे एक्शन रिएक्शन पेयर है। कैसा फोर्स है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये जो फोर्स लगता है वो सेंट्रल फोर्स हम लोग बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है वो। हमारे पास अगर मुझे नेचर बताना है तो मैं फोर्स जो अपने पास आया होगा, फोर्स की वैल्यू कुछ आएगी मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये वाला मेरे पास पॉजिटिव है और ये वाला मेरे पास पॉजिटिव है, तो फोर्स हमेशा अपने को मिलेगा क्या, फोर्स की वैल्यू आएगी मेरे पास पॉजिटिव। या फिर मैं बोल दूं दूसरी बात क्या, कि के Q1 अगर मेरे पास नेगेटिव है और Q2 भी मेरे पास नेगेटिव है, तब भी मेरे पास F की वैल्यू अगेन क्या आएगी, अगेन मेरे पास पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब F अगर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब तो उस कंडीशन में मैं बोल दूंगा कि मेरे पास कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्शन फोर्स रहा होगा, ठीक है। और अगर F की वैल्यू कम आ रही है मतलब नेगेटिव आ रही है, ये पॉजिटिव के लिए था और ये नेगेटिव के लिए, अगर F की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है तो उस कंडीशन में मैं बोल दूंगा कि ये कौन सा रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस बार मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो फोर्स है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद F की वैल्यू हमेशा क्या आएगी मेरे पास, नेगेटिव ही आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास अट्रैक्शन टाइप का फोर्स लग रहा है या फिर रिपल्शन टाइप का फोर्स लग रहा है। अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो रिपल्शन फोर्स है, और Q1 Q2 का अगर मेरे पास लेस देन वन जीरो आ रहा है तो नेगेटिव फोर्स है, इसका मतलब अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा रहा होगा। तो इस फोर्स की अगर रेंज की बात करेंगे हम लोग, तो इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक। 10⁻⁻15 के बाद हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लग जाता है, और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स होता है तो वो डोमिनेट कर जाता है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इसी वजह से हम लोग इसकी रेंज मानते हैं कहां से कहां तक, इस 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी से लेकर कहां तक 10⁻18 मीटर तक, जो कि एक बहुत वाइड रेंज है। दूसरे हम लोग बात करें कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, कि अगर हमें रिलेशन देखना है दो परमिटिविटी में, दो परमिटिविटी मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी में भी हम लोग डेंसिटी ऑफ किसी भी मटेरियल की किससे कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी से। अभी तक हम लोगों ने देखा था, जब मैंने फॉर्मूला लिखा आपके सामने, तो फॉर्मूला लिखा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट।
ये जो अपने पास एप्सिलॉन नॉट है, ये एक्चुअल में क्या है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब यहाँ पर दो चार्ज के बीच में कुछ भी अपने पास मीडियम नहीं है, या मैं बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ क्या रही होगी, एयर रही होगी, या फिर यहाँ पर वैक्यूम रहा होगा। बट अगर यहाँ कुछ मीडियम आ जाए तो उस कंडीशन में मुझे एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, और एप्सिलॉन या फिर मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एम। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या काम आता है अपने पास, देखो अगर मुझे लिखना है, ये वाला एक फोर्स हुआ जो कि एयर में है, और अगर मुझे फोर्स निकालना है कि मान लो किसी मीडियम के अंदर उन दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा एप्सिलॉन मीडियम। और यहाँ पे क्या आएगा, Q1 Q2, इसमें कोई वैल्यू में चेंज आया नहीं, और अभी भी डिस्टेंस में मानता हूँ सेम है। ठीक है, जो पहले डिस्टेंस थी हमारे पास, ये अभी भी उतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बट इस बार इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या आ गया, इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम इस बार प्लेस कर दिया हम लोगों ने। कितना, कौन सा, कि हो सकता है वो वाटर हो सकता है वो ऑयल हो, या फिर कुछ और हो, है ना। तो अभी भी Q1 Q2 तो सेम है, और आर स्क्वायर भी मेरे पास सेम है। वैल्यू में किस में चेंज आया, एप्सिलॉन नोट में। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर रिलेशन देखते हैं, रिलेशन देखते हैं मतलब कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर मैं बताता हूँ, या फिर मैं परमिटिविटी बोलता हूँ, तो आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये जो मेरे पास फोर्स था ये एयर के अंदर फोर्स है, और ये मेरे पास जो फोर्स है ये मीडियम के अंदर फोर्स है। जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर टू से, तो एफ एयर अपॉन एफ अपने पास आएगा मीडियम। ठीक है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एंड अपॉन नीचे क्या आएगा अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम मल्टीप्लाई विद Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास बना ये एप्सिलॉन मीडियम ऊपर जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार अगर मैं फोर्स इन मीडियम निकालना चाहता हूं, तो मेरे पास बना फोर्स इन मीडियम, वो एप्सिलॉन नॉट एफ इन एयर डिवाइडेड विद एप्सिलॉन एम। ये हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, और इसी टर्म को एप्सिलॉन इन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन रिलेटिव, या फिर हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, सो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग को क्या बताती है, रिलेटिव परमिटिविटी एक रिलेशन बता देती है किसके बीच में, कि अगर आपको फोर्स पता है एयर के अंदर, अगर आपको फोर्स पता है एयर के अंदर, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, रिलेटिव परमिटिविटी से, और हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं मीडियम के। तो यहाँ पर एफ इन एयर अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, अपॉन में आएगा एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी किसके अंदर, मीडियम के अंदर। तो इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कप्पा। ये अपने पास लोअर केस वाला के है, और हम लोग इसी को कप्पा के नाम, एक ग्रीक सिंबल है, तो हम लोग कप्पा के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी को अपन एप्सिलॉन आर लिखें या के लिखें, तो हमारे पास आता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक्चुअली ये अपने को रिलेशन बताता है, ये अपने को रिलेशन बताता है कि अगर हमें एयर में फोर्स पता हो, तो हम लोग किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स कितना लगेगा दो चार्जेस के बीच में, वो हम लोग बता सकते हैं। दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग बता सकते हैं यहाँ से, और अपोन में आएगा एप्सिलॉन आर, या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं कि एफ फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर की जगह पे हम लोग के लिख सकते हैं। इस के की वैल्यू अगर मैं एयर के लिए बात करूं, तो एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.00054, और
अगर मैं के की बात करूँ वाटर के केस में तो वो होती है 80। इसका मतलब ये कि हमारे पास मीडियम मीडियम अगर वाटर होगा तो उस केस में फोर्स अगर दो चार्जेस के बीच में लगेगा जब वो वाटर में प्रेजेंट हो, तो जितना फोर्स एयर में लगा होगा उसका 180 टाइम्स हमारे पास फोर्स आएगा इन वाटर। मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा कितने टाइम्स, 80 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगा मेरे पास, और ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है।